नमस्कार, मैं हूं नित्यानंद गायन। आप देख रहे हैं वर्कर्स यूनिटी। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 128वीं जयंती पर हमारे साथ हैं सिद्धार्थ, फॉरवर्ड प्रेस के हिंदी संपादक हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे अंबेडकर और भारतीय मजदूर आंदोलन पर। भारत में डॉक्टर अंबेडकर को एक खास समुदाय का आइकॉन तो बना दिया गया है। अंबेडकर ने सामाजिक कार्य शुरू किए थे तो उन्होंने मजदूर आंदोलन से शुरू किया था। इस बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या? सबसे पहले तो मैं वर्कर्स यूनिटी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं व्यक्तिगत तौर पर कि इस विषय पर बात करने का मुझे मौका दिया, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर को दलित और अंबेडकर कुछ ऐसे एक दूसरे का पर्याय बना दिया गया है जिससे इतने बड़े महानायक को और इतने बड़े आइकन को बहुत सीमित कर दिया जाता है। जिस आदमी ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा मजदूर आंदोलनों का नेतृत्व करते हुए, जुलूसों का नेतृत्व करते हुए, उसके लिए लाठी खाते हुए गुजारा हो, और जिसने पहली पार्टी ही इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई हो, स्वतंत्र मजदूर पार्टी बनाई हो और उसका कारण बताया हो, उस आदमी को मजदूरों से अलग कर देना और कुछ खास दायरे तक सीमित कर देना और दलितों को मजदूर से बाहर कर देना, तो आपने मुझे मौका दिया इस विषय पर बातचीत करने के लिए कि डॉक्टर अंबेडकर मजदूर आंदोलन के बारे में क्या सोचते थे, मजदूर के बारे में क्या सोचते थे, मजदूरों और दलितों के बीच के रिश्ते के बारे में क्या सोचते थे, जिसको आज कहा जाता है कि जाति और वर्ग के रिश्ते के बारे में क्या सोचते थे। आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया, मैं धन्यवाद हूँ, वर्कर्स यूनिटी को धन्यवाद देता हूँ, नित्यानंद जी आपको धन्यवाद देता हूँ। पहली बात तो मैं इस बात से शुरू करूँ, एक चीज़ तो आप जान लीजिए कि हमारे यहाँ एक तो थोड़ा पढ़ने की संस्कृति और जानने की संस्कृति थोड़ी सीमित है। दूसरी बात यह है कि बहुत अपने से जुड़ी हुई मामलों तक लोग जानना चाहते हैं। जैसे बहुत कम लोगों को इस बात का पता है, अगस्त 1936 में अंबेडकर ने जो पहली पार्टी, कुछ संगठन उन्होंने बनाए थे, जैसे बहिष्कृत भारत बनाया था उन्होंने, बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाया था उन्होंने, लेकिन जब उनको पहली बार चुनाव लड़ने का मौका आया और जब उन्हें पार्टी बनाने का मौका आया तो उन्होंने पार्टी बनाई स्वतंत्र मजदूर पार्टी, यानी अंग्रेजी में जिसे ज़्यादातर आजकल नाम चलता है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। पहली उनकी पार्टी थी जिसे चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने पार्टी बनाई। एक सवाल और उठता है कि ये नहीं है कि आज आप भी ये सवाल पूछेंगे, कोई भी ये सवाल पूछेगा कि आखिर उन्होंने पार्टी जब बनाई तो स्वतंत्र मजदूर पार्टी क्यों बनाई, क्यों उन्होंने कोई दलित पार्टी क्यों नहीं बनाई, क्यों उन्होंने कोई दलित बहुजन पार्टी क्यों नहीं बनाई। यह सवाल उस समय उनसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी पूछा कि डॉक्टर अंबेडकर आपने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी क्यों बनाई। तो जो जवाब दिया है डॉक्टर अंबेडकर ने, मैं जो भी बात कहूँगा डॉक्यूमेंटेड, अपना परसेप्शन नहीं रखूंगा, जो अंबेडकर ने सीधी बातें कही हैं ठोस जिसके डॉक्यूमेंटेड प्रमाण है। अंबेडकर ने कहा कि मैं दलितों को मजदूर वर्ग में शामिल करने के लिए, कि दलित मजदूर वर्ग का हिस्सा है, दलित की पहचान मजदूर के रूप में होनी चाहिए, मैं दलितों को मजदूर वर्ग में शामिल करने के लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाया हूं कि दलित मजदूर वर्ग के हिस्से हैं। दूसरी बात, जब उनसे यह पूछा गया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने उनसे यह पूछा कि आप मजदूर की परिभाषा क्या करते हैं, तो आप देखेंगे कि अंबेडकर को और मार्क्स को और मजदूर आंदोलन को, दलित आंदोलन को बराबर बांट करके अलगाने की कोशिशें की जाती हैं। जो उन्होंने परिभाषा दिया है उस परिभाषा पर जरा सा विचार कीजिए। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति अपना श्रम बेच करके अपनी रोजी रोटी चलाता है, अपना जीविकोपार्जन करता है, यानी श्रम बेच करके जो जिंदा है, वह हर आदमी मजदूर है। वो चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी पहचान का हो, वह मजदूर है। ये उनकी मजदूर की परिभाषा है। एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहूँ कि जब वो मजदूर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बना रहे थे, तो जब भी भारत कई बार मजदूरों की चर्चा होती है तो एक ऐसी आंतरिक समझ बन गई है कि मजदूर का मतलब सिर्फ औद्योगिक मजदूर, मजदूर का मतलब सिर्फ औद्योगिक मजदूर नहीं होता है। अंबेडकर ने जो पूरा घोषणा पत्र इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का रखा है उसमें केवल औद्योगिक मजदूर नहीं है, पहले सबसे पहले औद्योगिक मजदूर को रखते हैं, लेकिन औद्योगिक मजदूर के साथ खेतिहर मजदूर उसमें शामिल है। यहाँ तक कि जो छोटे किसान हैं, उन छोटे किसानों को, गरीब किसानों को भी उन्होंने मजदूरों के उस दायरे में रखा है। और जो पूरा घोषणा पत्र बनाया है वो घोषणा पत्र मजदूरों के लिए है, औद्योगिक मजदूरों के लिए है, खेतिहर मजदूरों के लिए है और गरीब किसानों के लिए। एक बात पर किसी को आश्चर्य हो सकता है कि आज तक वो प्रस्ताव नहीं आया और बहस हो रही है
कि अंबेडकर ने कहा था कि खेतिहर मजदूरों को एक न्यूनतम वेतन देना राज्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि जो औद्योगिक मजदूर है उसे फैक्ट्रियों में एक वेतन मिल जाता है, लेकिन जो खेतिहर मजदूर है वो सीजनल मजदूर है और उसको समय समय पर बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, लेकिन उत्पादन का एक बड़ा काम वो करता है, तो उसे अलग से वेतन मिलना चाहिए। एक चीज़ और बहुत ही मतलब तरह तरह के न जानने के चलते या जानबूझ करके कि जब अंबेडकर के आंदोलनों की चर्चा होती है, जिन आंदोलनों का नेतृत्व अंबेडकर ने किया है, तो उस समय इसकी चर्चा तो होती है कि महान सत्याग्रह की तरह की चर्चा होती है। जरूर होना चाहिए कि दलितों को पानी पीने के अधिकार के लिए जो 3000 सालों से उपलब्ध नहीं था, उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया, उनको लेकर के इसकी चर्चा जरूर होना चाहिए। लेकिन अंबेडकर ने दो सबसे बड़े आंदोलनों का नेतृत्व किया है और जिसमें एक बड़ा जुलूस निकला था, उसमें पहले की मैं चर्चा करना चाहूँगा, जिसे चूँकि हम बातचीत कर रहे हैं मजदूर पर। 7 नवंबर 1938 को कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर के अंबेडकर ने मुंबई में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला था। और वो जुलूस का नेतृत्व कौन कर रहा था? अंबेडकर माइक लेकर के, और डांगे भी थे और बहुत सारे मजदूर संघ के लोग थे। पूरा एक एक फैक्ट्री के गेट पर जाकर के मजदूरों फैक्ट्री बंद कराना, मजदूरों के उस जुलूस के लिए आमंत्रित करना, और हाथ में माइक लिए हुए, अंबेडकर माइक लिए हुए, डांगे माइक लिए हुए, और उस समय और बहुत सारे मजदूर नेता थे जो माइक लेकर के एक एक फैक्ट्री के गेट के सामने जाते थे, मजदूरों से आह्वान करते थे आप फैक्ट्री गेट पर धरना दीजिए, और इसके बाद सभी लोग एक जगह जुटिए। एक चीज़ और समझ लेना चाहिए कि कितना कम अंबेडकर को समझा गया है। ये औद्योगिक हड़ताल हुई ही थी। 7 नवंबर 1938 की इतनी बड़ी औद्योगिक हड़ताल हुई ही क्यों थी? ऐसी हड़ताल थी जिसमें कांग्रेस की सरकार थी, गोली चली, 2 लोग मारे गए। उस सभा को अंबेडकर और डांगे ने संयुक्त रूप में संबोधित किया। लेकिन ये हड़ताल हुई क्यों, उस समय जो उन्होंने बात की है और उस मुद्दे पर जरा विचार करें। 1935 में एक एक्ट आया था जिसके तहत 1936 में भारत में चुनाव हुए। उन चुनावों में मुंबई विधानमंडल में कांग्रेस की सरकार बनी। स्वतंत्र मजदूर पार्टी भी खड़ी थी, बहुत अच्छी उसको सफलता मिलती थी। 17 में से 14 लोग उसके चुनाव जीत कर आए थे। कांग्रेस की सरकार ने एक बिल पेश किया, औद्योगिक विवाद विधेयक। अंबेडकर और कुछ कम्युनिस्ट संगठनों के लोगों ने उस विधानमंडल में, जो मजदूरों के नेता थे, उन्होंने बहुत तीखा विरोध किया, क्योंकि उसमें यह प्रावधान था कि हड़ताल को क्रिमिनल एक्ट बना दिया जाए। जो आज हाई कोर्ट ने हड़ताल पर रोक लगा रही हैं, ये कांग्रेसी सरकार ने 1938 में किया था कि हड़ताल को क्रिमिनल एक्ट बनाने का प्रस्ताव लेकर के, विधेयक लेकर के आई थी, और यह विधेयक पास भी हुआ था। अंबेडकर कहते हैं कि मजदूरों से हड़ताल का अधिकार छीन लेने का मतलब है उन्हें बंधुआ मजदूर बना देना, बॉन्डेज लेबर। वो कहते हैं कि अगर आप किसी को काम करने के लिए बाध्य करते हैं, इसका मतलब आप उसको बंधुआ मजदूर बना देते हैं, और उसका जो सबसे बड़ा अधिकार। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात उस भाषण में जो अंबेडकर ने कही है, वो ये कही है कि अगर इस देश के शासक अगुआ लोगों को अंग्रेजों से आज़ाद होने का हक है, तो अंबेडकर ने कहा था कि इस देश की महिलाओं को पुरुषों से आज़ाद होने का हक है, दलितों को, शूद्रों, अतिशूद्रों को, ब्राह्मणों और ब्राह्मणवादियों से आज़ाद होने का हक है। लेकिन एक बात और उन्होंने कही थी जिसे उद्धृत नहीं किया जाता है, कि अगर कांग्रेस को स्वतंत्रता पाने का हक है, तो मजदूरों को भी अपनी स्वतंत्रता पाने का हक है, और हड़ताल उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखने और स्वतंत्रता पाने का सबसे बड़ा उपकरण है, इसे छीना नहीं जा सकता। इसी विधेयक के विरोध में उन्होंने उतना बड़ा पूरा काल दिया था। मुंबई की टेक्सटाइल मिलें बंद थी, और उस पूरे काल में कम्युनिस्ट पार्टी के जितने ऑर्गेनाइजेशन थे, मजदूर संघ थे और अंबेडकर एक साथ थे, और वो हड़ताल पूरी तरह से एक सफल हड़ताल थी। और उस हड़ताल का इतना बड़ा असर पड़ा था कि न केवल ब्रिटिश सरकार बल्कि कांग्रेसी नेता भी डर गए थे। हमारा एक अगला जो सवाल है, हमारा सवाल यह है कि क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के
विचारों को, इन कार्यों, कहीं ना कहीं उनको पीछे धकेलने की बात हुई है, दबाने की बात की गई है क्या? अंबेडकर की सबसे बड़ी चिंता ये नहीं थी कि कुछ जातियों की मुक्ति कैसे हो। अंबेडकर की यह चिंता सबसे बड़ी थी कि भारत जाति से मुक्त कैसे हो, और इसमें उनकी सबसे बुनियादी चिंता थी कि भारत के मजदूर वर्ग कैसे बने, क्योंकि भारत के मजदूर भी जातियों में विभाजित हैं। और उस रेलवे यूनियन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि भारत के मजदूरों के दो दुश्मन हैं, एक ब्राह्मणवाद है और दूसरा पूंजीवाद है। उन्होंने उस समय एक आरोप लगाया था कम्युनिस्ट पार्टी पर, और आज कम्युनिस्ट पार्टियों ने उसे स्वीकार किया, और बिल्कुल ठीक स्वीकार किया है। हमें अपनी गलतियों को किसी को भी स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टियां बहुत मजबूती के साथ पूंजीवाद के खिलाफ लड़ रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं वह मजदूरों का जो दूसरा दुश्मन है ब्राह्मणवाद, उस ब्राह्मणवाद के खिलाफ उनका संघर्ष कमजोर है या बहुत कम बोले। एक उदाहरण मैं दूंगा जो अंबेडकर ने दिया था। वो उदाहरण ये है, उन्होंने कहा कि कैसे मजदूरों में अंतर होता है, ब्राह्मणवाद के आधार पर कैसे अंतर होता है। एक उदाहरण उन्होंने दिया कि रेलवे में गैंगमैन है, तो उस समय ये स्थिति थी कि एक दलित मजदूर गैंगमैन बन सकता था, लेकिन जरा सा ही उसके ऊपर 4th क्लास का एम्प्लॉई होता था हमाल, लेकिन वो हमाल नहीं बन सकता था, क्योंकि हमाल रेलवे के अधिकारियों के घरों में भी काम करता था। लेकिन दलित अछूत है तो इस नाते वो हमाल नहीं बनता। उसमें उन्होंने कहा कि दलित मजदूर को केवल दलित होने के चलते विभिन्न अवसरों से, विभिन्न प्रगति की जगहों से वहाँ उसकी नियुक्ति नहीं होती है। तो उन्होंने ये रखा था कि जितने मजबूती के साथ मजदूर नेताओं को लड़ना चाहिए पूंजीवाद के खिलाफ, उतने ही मजबूती से लड़ना चाहिए हमें ब्राह्मणवाद के खिलाफ, क्योंकि यही ब्राह्मणवाद मजदूरों को विभिन्न जातियों में बांटता है और उन्हें एक वर्ग बनने नहीं देता। मजदूर एक वर्ग तभी बन सकते हैं जब वो ब्राह्मणवाद से मुक्त हों, यानी इसी नाते जात के विनाश किताब में उन्होंने कहा था कि जाति व्यवस्था ये नहीं है कि श्रम विभाजन करती है, ये जो श्रमिकों का विभाजन कर देती है और एक ही श्रमिक दूसरे श्रमिक की तुलना में एक दूसरे को श्रेष्ठ समझने लगता है, यही इसका सबसे खतरनाक है। और तब तक श्रमिक वर्ग एक वर्ग के रूप में नहीं बन सकता जिसकी कल्पना मार्क्स करते हैं। एक वर्ग संघर्ष के दौरान एक वर्ग बनता है, और उसके बीच के आपसी बंटवारे जैसे जैसे टूटते जाते हैं मजदूर वर्ग के बीच के, शहरी मजदूर, देहाती मजदूर, जात के आधार, जितने भी बंटवारे टूटते जाते हैं, तभी मजदूर वर्ग एक मजदूर वर्ग के रूप में सामने आता है। अम्बेडकर बेसिकली भारत का मजदूर वर्ग जाति से मुक्त होकर के एक मजदूर वर्ग के रूप में बने। हम नहीं समझते कि आज कोई भी आदमी होगा, कम्युनिस्ट आंदोलन, मार्क्सवादी आंदोलन, मजदूर आंदोलन, वो चाहता है अगर मजदूर वर्ग अब आपसी बंटवारा हो, हिंदू मुसलमान का बंटवारा, जात का बंटवारा, क्षेत्र का बंटवारा, इलाके का बंटवारा से मुक्त होकर के एक मजदूर वर्ग के रूप में सामने आ जाए, तो दुनिया की कोई शक्ति उसकी मुक्ति को रोक नहीं सकती। एक तो इन जो भारत में जो मजदूर कानून बने हैं उसमें बाबा साहब के योगदान के बारे में, और जो मेरा पहला जो सवाल था कि कम्युनिस्ट पार्टियों के नेताओं के साथ विशेषकर बाबा साहब के किस तरह के मतभेद थे। जब मैं इस विषय का अध्ययन करने लगा तो मुझे ये लगा कि कोई मजदूर वर्ग से जुड़ा हुआ, मजदूर अधिकारों से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न ही नहीं है। जो उन्होंने मुंबई विधानमंडल में जब उसे प्रस्तुत किया था, जब आज हम बात करते हैं पेंशन की बात करते हैं, सब ऐतनिक छुट्टी की बात करते हैं, हम दुर्घटना की बीमा की बात करते हैं, बीमारी के दौरान उसकी सुरक्षा की बात करते हैं, उसके पेंशन की बात करते हैं, यहाँ तक कि अगर किसी तरह से बेकारी हो गई तो बेकारी के दौरान उसको पेंशन मिलना चाहिए, उसको वेतन मिलना चाहिए। यानी आज ट्रेड यूनियन के एजेंडे पर जितने सवाल मैंने देखे हैं, उन सारे सवालों को लेबर पार्टी ने और मुंबई विधानमंडल में उठाया था। ये एक और बात, जब हम बाबा साहब पे बात कर रहे हैं तो मजदूर वर्ग की, तो कल या 2 दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पूरे देश में जो सिटीजन चार्टर लागू करके जो है वो कुछ खास धर्मों को छोड़ के बाकी सबको निकाल देंगे। तो हमारी चिंता ये होनी चाहिए कि वो सबसे बड़ा वर्ग जो होगा वो मुझे लगता है कि मजदूर वर्ग होगा। और एक और बात जो अभी मेनका गांधी ने भी कहा उन्हीं की पार्टी की कि भाई मुसलमानों को नौकरी नहीं देंगे, तो ये मजदूर वर्ग से जुड़ा हुआ है। अगर आज बाबा साहब होते तो इन चीज़ों में उनका रिएक्शन कैसा होता? देखिए, जिस एक चीज़ को डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे खतरनाक वर्ग कहा था और कहा था किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए, वो उन्होंने कहा था हिंदू राष्ट्र की स्थापना। क्योंकि जब भी हिंदू राष्ट्र की स्थापना को उन्होंने कहा था पूरी तरह से स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का गला घोट देना।
और हिंदू राष्ट्र को उन्होंने केवल कुछ हिंदुओं के वर्चस्व तक सीमित नहीं किया था। हिंदू राष्ट्र का मतलब है हर तरह के अन्यायों के पक्ष में खड़ा राष्ट्र। तो जो हिंदू राष्ट्र की ये परियोजना चल रही है, इसकी सबसे ज़्यादा जो मार पड़ेगी और पड़ रही है वो मजदूर हैं, वो अल्पसंख्यक हैं, वो महिलाएं हैं, वो जनवादी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के समर्थक लोग हैं। तो ये पूरी हिंदू राष्ट्र की परियोजना मजदूर आंदोलन सबसे ज़्यादा, आप कहीं न कहीं एक आध जगहों पर सोच रहे होंगे कि जब इंटरव्यू आप देख रहे होंगे तो ये जो धर्म का नशा है ना, ये राष्ट्रवाद का जो नशा है। लेकिन एक बात यहाँ जान लीजिए, ये राष्ट्रवाद का नशा बहुत टिकता नहीं है। जब एक प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ तो बोल्शेविक पार्टी उस राष्ट्रवाद का जो नारा रूस में लगाया गया, बोल्शेविक पार्टी उसका विरोध कर रही थी। शुरुआती साल की स्थिति ये थी कि 14 में बोल्शेविक पार्टी के कार्यकर्ता सामने आके खड़ा होकर बोल नहीं सकते थे युद्ध के खिलाफ, इस झूठे राष्ट्रवाद के खिलाफ। लेकिन 15, 16, 17 आते आते सबसे वो आगे निकल गई और 17 में क्रांति हो गई। यानी मजदूर वर्ग शुरुआती तौर पर प्रारंभिक रूप में इसके गिरफ्त में आता है, राष्ट्रवाद के गिरफ्त में, धर्म के जहर के गिरफ्त में आता है। लेकिन जो उसकी वस्तुगत जिंदगी का यथार्थ होता है और जैसे जैसे ये चीज़ आगे बढ़ती होती है वो बहुत जल्दी से मुक्त होता है। ज़रूरत होती है कि कोई ऐसी शक्ति हो जो उसे मुक्त करने की प्रक्रिया में लगे, और जब वो मुक्त हो तो उस चीज़ को एक निर्णायक अंजाम तक, यानी क्रांति तक, एक देशव्यापी परिवर्तन तक पहुंचा दे। तो मजदूर वर्ग थोड़ा प्रभाव, आज भी आप जगह जगह मजदूरों पर इस राष्ट्रवाद और हिंदूवाद का असर देख रहे होंगे, लेकिन ये टिकने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी वास्तविक जो जिंदगी है ना, उसको इन्होंने तबाह कर दिया है। उसकी वास्तविक जिंदगी लगातार बद से बदतर होती चली जा रही। ऐसे में उसको उसका एहसास है, ये झूठ में वो ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहे। जिसका पेट भरा हुआ है वो ज़्यादा दिनों तक जिंदा रह सकता है। मजदूर ज़्यादा दिनों तक इस तरह के अरे अफीम के, धर्म का अफीम हो चाहे राष्ट्रवाद का अफीम, उसमें ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकता है। इस नाते ज़्यादा दिनों तक बहकाने, अब वो तब तक ही बात आ सकते हैं जब तक कोई अल्टरनेटिव शक्ति मजदूरों को संगठित करके राज सत्ता कब्जे तक नहीं ले जाती है और इनको सत्ता से बाहर नहीं करती। ये तो आपने बहुत जायज़ बात कही है कि मजदूरों पर ही सारी चीज़ें पड़ती हैं और मजदूर बहुत दिनों तक जो भूखे पेट किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। ये जो अभी जो चुनाव है, इस चुनाव में या और भी जो जितने भी चुनाव होते हैं, इसमें मजदूरों की भूमिका बहुत अहम होती है। ऐसे में क्या मजदूरों की कोई अपनी पार्टी नहीं होनी चाहिए? कि आज भी देश में जो चुनाव है, वो चुनाव में जब वोटिंग का समय आ रहा है तो बेसिकली उस वोटिंग का आधार बन रहा है धर्म और जाति। जितने सर्वे आ रहे हैं वो वोटिंग के आधार धर्म और जाति बन रहे हैं। और अब जातियों में जातियां दर जातियां उठ करके सामने आ रही हैं। जैसे कोई राजभर जाति है, कोई बाभन जाति का नेता है, कोई ठाकुर का नेता है, कोई उपजातियों का नेता है। तो अभी भी वोटिंग पैटर्न में, वोट में जो चीज़ निर्णायक सदी बन गई है वो धर्म और जाति का है। सारे आंकड़े ही बता रहे हैं। हमारे आपके सामने चुनौती ये है कि ये धर्म और जाति के बाहर जो सामूहिक पहचान है, एक मजदूर की पहचान है, एक थोड़ी किसान की पहचान सामने आई है। 2-3 चीज़ें रिकॉग्नाइज करने की, एक चीज़ बहुत ही रेखांकित करने की कि किसान की पहचान सामने आई, लेकिन वहाँ भी जाति का जो जहर है वो एक हद तक उनके बांट रहा है। दूसरी तरफ थोड़ी कुछ समुदाय और भी सामने आए, लेकिन मजदूर एक सामूहिक शक्ति के रूप में सामने आए और एक समूह के रूप में मजदूर की पहचान बने। हमारा काम है मजदूर की जो जात धर्म की पहचानों को तोड़ करके मजदूर के रूप में पहचान कायम करना। यही एक क्रांतिकारी लोकतांत्रिक भारत, एक समता स्वतंत्रता समानता आधारित भारत, और जिस आदर्श की कल्पना करते थे अम्बेडकर की, स्वतंत्रता समानता और बंधुता उनका आदर्श है। जब तक ये सामूहिक पहचान नहीं बनती, और इसी चीज़ के लिए अम्बेडकर ने स्वतंत्र मजदूर पार्टी बनाई थी। यानी कोई लेबर पार्टी, कोई मजदूरों की पार्टी ही भारत को उस दिशा में ले जा सकती है। अंबेडकर ऐसे नहीं बना रहे हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, यानी कोई स्वतंत्र मजदूर पार्टी ही नए भारत का निर्माण कर सकती है। ये स्वयं अंबेडकर द्वारा बनाई गई स्वतंत्र लेबर पार्टी और उसके जो घोषणा पत्र है और उसका जो कारण उन्होंने बनाया है। आज अगर हम अंबेडकर को याद करना चाहते हैं, अंबेडकर के प्रति कोई सच्चे अर्थों में हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनको नमन करना चाहते हैं, उनके प्रति आदर प्रकट करना चाहते हैं, तो जो जाति से मुक्त एक मजदूर वर्ग और उस मजदूर वर्ग की जो स्वतंत्र पार्टी,
जो पूरे मजदूरों का रिप्रेजेंटेशन करती हो, खेतिहर मजदूर हो, औद्योगिक मजदूर हो, गरीब किसान हो, उनका जो रिप्रेजेंटेशन करती हो, ऐसी पार्टी खड़ी हुए बिना और ऐसी पार्टी के सत्ता में आए बिना इस देश की बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं होने। डॉक्टर सिद्धार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे यहाँ आए, वर्कर्स यूनिटी से आपने बात की और बाबा साहब की 128वीं की इस जयंती पर हमने जो मजदूर वर्ग और बाबा साहब की विचारधारा पर हमने चर्चा की। आपने बहुत विस्तार से बातें रखी। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को इसका लाभ मिला होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। नमस्कार। आज का बुलेटिन यहीं तक।